अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। नाज़रीन, पंजाब में 90 दिन के अंदर इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सू मोटो लेने की दरख्वास्त कर दी है। आज साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करते हुए मुअज़्ज़ज़ अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सूबों में इंतखाबात 90 रोज में ही होंगे। आइन में वाज़ेह लिखा है कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाए जाएं। 90 रोज में इंतखाबात का ना होना आइन पाकिस्तान से इनहराफ तस्वर होगा। केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने की। बाद अज़ा वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो सामने ले आए, जिसमें वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के केस के हवाले से बात कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर दाखिला ने साबिक वजीर आला पंजाब पर सुप्रीम कोर्ट को मैनेज करने का इल्जाम आयद करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस मुबैना ऑडियो का नोटिस लेने की भी इस्तदा की। साहब किस दीदा दिलेरी से मुल्क की सबसे बड़ी अदालत अदालत उज़्मा उसको जो है वो मैनेज कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करनी चाहूंगा कि वो इस मामले का नोटिस लें। मैंने FIA को टास्क सौंपा है कि वो इस बात का जायजा लें, वजारत कानून से जो है वो इसके ऊपर राय लें। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ बादियों नजर में जो है वो मुकदमा दर्ज करना बनता है। मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको गिरफ्तार करके इस मामले की जो है वो पहले तो फोरेंसिक को, अगर उन्हीं की आवाज है तो इस मामले को जो है वो इंक्वायर किया जाए, और अगर ये बात इससे आगे बढ़ती है तो फिर ये मामला जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या जुडिशल जो कमेटी है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के इल्जाम पर PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने उनको आड़े हाथों लिया और वजीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस को वफाकी हुकूमत की जानिब से अदालत उज़्मा के जजेस के खिलाफ ऑडियो मुहिम चलाने का एतराफ और आइन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। उनका अपने ट्वीट में कहना था कि बेनजीर हुकूमत को भी इस ही इल्जाम पर बर्खास्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट राना सनाउल्लाह को तलब करे और जिम्मेदारी फिक्स करे। दूसरी जानिब साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का कहना है कि नून लीग की क़यादत अदलिया के इदारे के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है। ऑडियो में कोई गलत बात नहीं की गई। मोहम्मद खान भट्टी के केस के लिए एक वकील के साथ गुफ्तगू को टेप करके गलत रंग दिया जा रहा है। जहां एक जानिब अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, वहीं दूसरी जानिब अदलिया कानून और आइन के तहत फैसले कर रही है। आज लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर एक बार फिर समाअत हुई। अदालत ने इमरान खान के पेश न होने के बायस हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। इमरान खान की जानिब से आइन और कानून पर अमल दरामद के लिए सदर पाकिस्तान को एक खत भी लिखा गया है आज, जिसमें इमरान खान की जानिब से सदर पाकिस्तान को उनकी आइनी जिम्मेदारी की याद दहानी करवाई गई और साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने सदर पाकिस्तान से बतौर सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्सेस साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ फौरी इंक्वायरी का मुतालबा किया है। इमरान खान ने लिखा है कि गुज़िश्ता चंद दिनों में परेशान कुन मालूमात सामने आई हैं, जिससे ये वाज़ेह होता है कि साबिक आर्मी चीफ ने मुतअद्दिद बार अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की। खत में इमरान खान की जानिब से सहाफ़ी जावेद चौधरी से होने वाली गुफ्तगू का हवाला देते हुए लिखा है कि साबिक आर्मी चीफ ने जावेद चौधरी के सामने ये कबूल किया कि हम ये समझते थे कि अगर इमरान खान मजीद इक़्तिदार में रहे तो ये मुल्क के लिए ख़तरनाक होगा। इससे ये सवाल पैदा होता है कि किसने साबिक आर्मी चीफ को ये इख्तियार दिया था कि वो एक मुंतखब वज़ीर आज़म के हवाले से ये फैसला करें कि अगर वो इक़्तिदार में रहा तो मुल्क के लिए खतरा होगा। ये इख्तियार तो अवाम के पास है कि वो इंतखाब से इस बात का फैसला करें कि वो किसको अपना वज़ीर आज़म मुंतखब करना चाहते हैं। साबिक आर्मी चीफ का खुद से ये हक इस्तेमाल करना आइन की शिक 244 में दर्ज उनके हल्फ की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा साबिक आर्मी चीफ ने नैब को कंट्रोल करने के हवाले से भी एतराफ़ किया। साबिक आर्मी चीफ ने इस बात का एतराफ़ किया कि शौकत तरीन का नैब में मौजूद केस उन्होंने ख़त्म करवाया, यानी कि नैब उनके कंट्रोल में था। साबिक आर्मी चीफ का ये एतराफ़ भी उनके आइन की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि आर्मी जो है वो एक इदारा है जो कि वजारत दिफा और सिविलियन अफसरान के मातहत है। खुद मुख्तार इदारे मिलिट्री कंट्रोल में नहीं आते। पाकिस्तानी सहाफ़ी आफ्ताब इकबाल ने अपने वीलॉग में तस्करा किया कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने दौरान गुफ्तगू उनको बताया कि उनके पास उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ होने वाली गुफ्तगू की टेपें मौजूद हैं। ये उनकी जानिब से उनके हल्फ की संगीन खिलाफ वर्जी और इंसानी हुकूक की भी। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जनरल बाजवा क्यों और किसकी इजाज़त से खुफिया गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। जनरल बाजवा की जानिब से अपने हल्फ की एक और खिलाफ वर्जी तब की जब अवामी सतह पर जाकर उन्होंने रूस यूक्रेन जंग के हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ के बरखिलाफ बयान दिया।
ये बयान जनरल बाजवा ने 2 अप्रैल 2022 को इस्लामाबाद में मुनक्किदा सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में दिया। आईन पाकिस्तान की शेख 243 और 44 में आर्म फोर्सेस की जिम्मेदारियों के हवाले से ये बयान किया गया है, उसमें बयान किया गया है। लिहाजा बतौर सदर पाकिस्तान और आर्म फोर्सेस की सरबराह ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है कि आप इस पर फौरी कार्रवाई करते हुए एक इंक्वायरी करवाएं। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ साबिक वफाकी वजीर असद उमर साहब। असद साहब, शुक्रिया प्रोग्राम में शरीक होने के लिए। असद साहब, आज साबिक वजीर आजम चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब ने सदर मुमलिकत को ख़त लिख दिया है साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा की जानिब से, जो वो समझते हैं कि ओहदे के हल्फ की जो खिलाफ वर्जियाँ उनकी जानिब से की गई हैं और बार बार की गई हैं। तो पहला सवाल तो आपसे ये है कि ये इमरान खान साहब और आपकी जमात को इनके गैर आईनी इकदामात की रियलाइजेशन आप नहीं समझते कि इट्स कम अ बिट टू लेट? नहीं, वो जो खत बना है उस खत की बुनियाद बनी है वो इंटरव्यू जो जनरल बाजवा का जो है वो नशर किया गया, मतलब इंटरव्यू बराह रास्त नहीं नशर हुआ, लेकिन उसमें जो बातें की गई थी वो फिर प्रोग्राम के अंदर बताई गई कि जनरल बाजवा ने ये कहा और ये कहा और ये कहा। और उसके अंदर अगर आप देखें जो उन्होंने बातें की हैं, मसलन ये कि वो प्राइम मिनिस्टर की कॉल्स रिकॉर्ड हो रही थी, तो वो जाहिर है आइन की खिलाफ वर्जी है, कानून की खिलाफ वर्जी है। तो ये अभी की जो टाइमिंग है वो अभी की टाइमिंग वो जो इंकशाफात आए वो बने। राइट, बट असद साहब, जनरल बाजवा के हवाले से इमरान खान साहब क्या सिर्फ वो इंटरव्यूज या वो कॉलम जो जावेद चौधरी साहब ने लिखा है उसी से मुताल्लिक की मतलब बेस कर रहे हैं आपके? ये तो कन्फेशन है ना। इस वक्त जो नई चीज है, पहले आपको पता है कि इसमें से बहुत सारी चीजें इमरान खान साहब पहले कह चुके हैं, लेकिन अब जो फर्क हुआ है, एक नई चीज जो सामने आई है वो उन्होंने खुद इतराफ किया है कि हाँ ये बातें दुरुस्त हैं। और इसलिए ये जो अभी खत लिखा गया, और उस खत के अंदर भी क्या किया है, उन्होंने अभी ये नहीं कहा कि क्योंकि मैं समझता हूं तो इसलिए कोई फैसला कर लिया जाए। उन्होंने सदर पाकिस्तान को, जो सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्सेस भी है, उनसे ये दरखास्त की है कि इसके ऊपर कोई तहकीकात होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि आइन और कानून से इनराफ किया गया या नहीं। राइट, बट असद साहब, उसमें बड़ी हैरानकुन बात भी जो सामने आई है वो ये है, जावेद चौधरी साहब के कॉलम में जो वो एक मीटिंग का हवाला दिया जा रहा है जिसमें शौकत तरीन से मुतालिक कंसर्न्स और रिजर्वेशंस थे। रजा बाकर साहब का भी हवाला दिया गया कि जी उन्होंने कहा कि शौकत तरीन साहब ने बड़े हीटअप कर दिया इकॉनमी को, और फिर आपका भी जिक्र उसमें किया गया कि जी आपने शुक्रिया अदा किया साबिक आर्मी चीफ का। ऐसा हुआ था? ये मीटिंग हुई थी? मीटिंग एक जरूर हुई थी, मुझे नहीं पता वो किस मीटिंग का हवाला दे रहे हैं, बट एक मीटिंग मुझे याद है जिसमें इकोनॉमी के ऊपर बातचीत हुई थी। मुझे याद है रजा बाकर उसके अंदर मौजूद थे। वो मीटिंग जो है वो शौकत तरीन के ऊपर नहीं थी, वो मीटिंग थी मईशत की पॉलिसी के ऊपर। और जो सूरत बन रही थी, एक कोविड के बाद दुनिया के अंदर आलमी बहरान आया हुआ था, सप्लाई चेन शॉक की वजह से कमोडिटी प्राइसेस जो है, अशिया की प्राइसेस जो है वो बहुत तेजी से ऊपर जा रही थी। तेल की कीमत $120 से ऊपर चली गई थी। तो इसलिए एक मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग के अंदर मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ राय दी। ये हमारी पार्टी वो वाली तो पार्टी है नहीं जहां पे बादशाह सलामत ने जो कह दिया तो सब उसी बात को दोहराना शुरू कर देते। हर एक की अपनी अपनी राय थी, लेकिन ये मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि वो मीटिंग ये नहीं थी कि शौकत तरीन अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर है या नहीं है। उसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ राय दी और उसके अंदर आपने शुक्रिया अदा किया था साबिक आर्मी चीफ का? किस बात पे शुक्रिया अदा करूंगा? कि कुछ इकदाम पहले ले लेने चाहिए थे। नहीं, मुझे अगर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए, और जो मैंने किया भी कोविड के अंदर जिस तरीके से फौज ने हमारे सपोर्ट किया। जनरल बाजवा खुद जब भी मैंने उनसे कोई इंटरवेंशन फौज की तरफ से मांगी कोविड के अंदर, तो उसमें शुक्रिया तो हो सकता है कि अदा किया हो, लेकिन इस किस्म की चीज का होता है, पता नहीं इस कॉन्टेक्स्ट में किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कहा गया कि मैंने शुक्रिया अदा किया। अच्छा, और जो जिक्र हुआ था कि जी शौकत तरीन साहब पर तो खुद 8 अरब रुपए की करप्शन का केस है नैब के हवाले से, और वो कहते हैं कि जी साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा था कि ये जी खत्म करें। ऐसा हुआ था? इमरान खान साहब ने कहा था जिसके बाद ये डिसमिस कर दिया गया था? इसका बहुत तफसीली जवाब जो है शौकत तरीन खुद दे चुके हैं, लेकिन वो उनका जो दावा है जनरल बाजवा का वो दुरुस्त है ये नहीं है। उससे कतई नजर सिर्फ ये बात की हकीकत कि वो ये दावा कर रहे हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ जो इंकशाफात आए उसके अंदर, उन इंकशाफात से बड़ी चीजें खुल के सामने आई हैं। आपने अगर पिछले 10 माह के अंदर इमरान खान का गिला सुना हो तो एक बहुत बड़ा गिला उनको ये रहा है, ये उन्होंने कभी भी नहीं कहा, जो कहते हैं ना कि ये फौज ही करती थी सब कुछ, ऐसा नहीं। इमरान खान ने खास तौर पर जिस चीज का गिला करते रहे वो ये है कि एहतसाब का अमल जो है वो शफाफ तरीके से नहीं चलता रहा।
और नैब के ऊपर कंट्रोल किसी और का था। अब जनरल बाजवा खुद कह रहे हैं कि नैब से उन्होंने कोई काम करवाया, ये उनका दावा है, हकीकत है ये नहीं है, शौकत तरीन कह चुके हैं कि ये हकीकत नहीं है। लेकिन इससे उनके सोच की तो गमाजी होती है ना, इसका मतलब वो वाकई वो समझते थे। राइट, बट असद साहब अगर खान साहब इतने पावरलेस थे, और चूंकि उनके माजी के भी बयानात हैं कि जी वो कहते थे अगर मेरे हाथ पांव बांधे गए तो फिर मैं हुकूमत नहीं लूंगा, इतने ही पावरलेस थे खान साहब, और सुपर किंग जो है वो कोई और था, सारे इख्तियारात उनके हाथ में थे, तो खान साहब पहले क्यों नहीं बोले और क्यों नहीं जी जी। अच्छा, मतलब इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? नहीं, मैं आपसे सर सवाल है क्योंकि हैरानगी हो रही है, लग रहा है कि बहुत चीजें अनफोल्ड अप हो रही हैं। ओहो, मेरी बात तो सुन ले। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने मेरे ख्याल में जवाब सुना नहीं। मैं ये आपने अब जो सवाल पूछा है ना, इसका मैं जवाब पहले दे चुका हूँ। मैं ये बोल चुका हूँ कि इमरान खान ने कभी भी नहीं कहा कि मैं पावरलेस था, मैं कुछ कर नहीं सकता था। उन्होंने हमेशा ये बात की है एहतसाब के अमल के बारे में, वरना फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की इमरान खान बनाते थे, मुशावरत से बनाते थे, लोगों को साथ लेकर चलते थे, लेकिन आखिरी फैसला इमरान खान करते थे। कोविड का फैसला आर्मी चीफ तो चाहते थे कि उस वक्त सारा पाकिस्तान बंद हो जाए, इमरान खान ने कहा नहीं, मेरे ख्याल में दिहाड़ीदार जो है, गरीब जो है, वो भूखा मर जाएगा, मैंने सारा पाकिस्तान बंद नहीं करना। इसी तरीके से अभी वो मईशत की मीटिंग की बात हो रही है, उसके अंदर उनकी राय कुछ और थी, लेकिन इमरान खान कुछ और फैसला कर रहे थे। इमरान खान एक आजाद जहन के शख्स हैं, और जो उनके ख्याल में मुल्क के लिए और आवाम के लिए बेहतर होता था वो करते थे। जो एक चीज जिसके ऊपर वो बार बार गिला कर चुके हैं और जो अब एतराफ कर लिया जाए, ये है कि एहतसाब के अमल जो है ना, उसको नहीं चलने दिया गया। But from economic matters to domestic policy matters to foreign affairs, तमाम वो पॉलिसी लेवल पे डिसीजंस जो किए जा रहे थे, लिए जा रहे थे, वो भी सुपर किंग की जानिब से लिए जा रहे थे। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, ये इमरान खान ने बिल्कुल भी नहीं कहा। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, इख्तियारात मैं वही तो जी नहीं, अब अच्छा, आप मुझसे एक जवाब पीछे चल रही है। मैंने इस सवाल का जवाब पिछले उसमें बोल दिया था कि देखें, इमरान खान जो है वो, मैंने तो बड़ी मिसालें दे के आपको बड़े फैसलों की मैं बात कर रहा था, कोई छोटी मोटे फैसले नहीं थे, बड़े फैसलों के ऊपर इमरान खान फैसला खुद करते थे जो मुल्क की बेहतरी के अंदर हो। लेकिन वो ये कह रहे हैं इमरान खान कि वो, जनरल बाजवा ये कहते हैं कि हम इस नतीजे पे पहुंचे कि इमरान खान जो है मुल्क के लिए खतरनाक है, अगर ये रहेंगे तो मुल्क के लिए खतरा होगा। तो आपको ये इख्तियार किसने दिया है? लेकिन वो समझते थे उनके पास इख्तियार है। मईशत के ऊपर उनकी अपनी राय थी कि आर्मी चीफ का क्या काम है, मईशत जो है वो उसमें कौन सा फैसला करना चाहिए, कौन सा नहीं फैसला करना चाहिए। इसी तरीके से खारजा पॉलिसी, उन तमाम चीजों पे वो राय जरूर रखते थे, और वो उन मिसालें दे रहे थे जनरल बाजवा, जहां उनका इख्तिलाफ था इमरान खान के साथ। तो इमरान खान के साथ इख्तिलाफ वो जाती तौर पे एक राय रखना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन ऑफिशियल उनका जो किरदार है, जो उनका आईनी ओहदा है और वो जो जिम्मेदारी है, उसमें ना फॉरेन पॉलिसी उनका डोमेन है, ना इकोनॉमिक पॉलिसी उनका डोमेन है। ये सारी चीजें जो है, ये तो इलेक्टेड मुंतखब हुकूमत के काम है। और असद साहब, इमरान खान साहब जो कहते थे कि जी उनसे ज्यादा डेमोक्रेटिक तो जनरल बाजवा से ज्यादा कोई डेमोक्रेटिक आर्मी चीफ राय नहीं है, तो उस पर भी अभी भी कायम है? मेरे ख्याल में इस पर उन्होंने राय बदल ली होगी। राय बदल ली है? अब क्या राय है उनकी? देखिए, बात सुने, अगर आप मुझे ये कह रहे हैं तो इस वक्त आप सिर्फ इमरान खान को सिंगल आउट ना करें। इमरान खान जो है वो तो सच बोल देते हैं, सबके सामने आके बोल देते हैं। बहुत से लोगों की राय जो है वो तब्दील हुई होगी, और इस मामले के अंदर अब जिस तरीके से चीजें सामने आती रही हैं, और जैसे मैंने कहा ना, वो तो खुद कह चुके हैं कि हमने ये फैसला किया कि इमरान खान जो है वो मुल्क के लिए खतरनाक होंगे, तो ये तो जमहूरी सोच नहीं है। राइट, असद साहब, चूंकि वो अमरीकी साजिश का, और वो 10 माह तक अमरीकी साजिश का एक बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर गई अवाम में, अभी अमरीकी साजिश हुई कि नहीं, एक तो ये भी जवाब दे दें। और जनरल बाजवा के हवाले से, अब क्योंकि सारी तोबों का रुख उनकी तरफ नजर आ रहा है कि एक्सपोर्ट हुई है कॉन्स्पिरेसी यहाँ से वहाँ, उस हवाले से क्या कमेंट्स होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और आपके? देखिए, जो साइफर है वो हकीकत है, जो धमकी दी गई वो हकीकत है, जो इस वक्त तज्जिए के अंदर, और ये अभी नहीं है, ये तज्जिए के अंदर इख्तलाफ दो राय जो है वो पिछले 10 माह से चल रही है। वो ये है कि ये साजिश शुरू किसने की, और क्या साजिश पाकिस्तान के अंदर शुरू होकर फिर अमेरिका को ऑन बोर्ड लाया गया, या ये साजिश अमेरिका ने के कहने पर हुई और यहाँ पर किया गया, इसके ऊपर इख्तलाफ है। लेकिन इसके ऊपर कोई इख्तलाफ है नहीं, और ये हकीकत सामने, बार बार मैं कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग का हवाला देता हूँ कि ये तो वहां पे लिखा हुआ है कि वाज़ेह बैरूनी मुदाखलत हमें नजर आ रही है, तो उसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है।
राइट, बट अमरीकी साजिश आप कहते हैं, यानी कि अमरीकी साजिश हुई है। वो अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने कहा कि जी प्रोपेगेंडा, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन पे जो है वो हमारे ताल्लुकात, और उसका हवाला ज़ाहिर है बराह रास्त साहब के वो सवाल हुआ था बयानिए के ही मुताल्लिक जो अमरीकी साजिश था। वो कहते हैं हमारे ताल्लुकात पे कोई असरअंदाज उस पर नहीं होता इसका। लेकिन जनरल बाजवा से जो कि एक्सपोर्ट कॉन्स्पिरेसी अगर यहाँ से हो रही है, तो जनरल बाजवा से तो मुतालबा किया जाता था असद उमर साहब तमाम जलसों में न्यूट्रल कह के। क्या मुतालबा किया जाता कि भाई मतलब अगर वो यानी कि सियासी रोल अदा करें, आप चाहते थे कि जी, और जनरल बाजवा इस हवाले से कह रहे हैं, जो जावेद चौधरी साहब का कॉलम भी है, कि उनका जुर्म सिर्फ इतना था कि उन्होंने आपकी हुकूमत नहीं बचाई। ये तो उनका कहना है ना, ये उनका बयानिया है। लेकिन हम ये सवाल, लेकिन जब न्यूट्रल का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था तो क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी फौज से? मैं, अगर आप मुझे बात करने देंगी तो शायद आपको जवाब मिल जाए मेरा। जी। अभी तो मैंने एक जुमला बोला था, आपने मेरे सवाल के बाद इंटरप्ट कर लिया। मैं ये कह रहा हूँ, ये तो उनका बयानिया है ना। आप मुझे बताइए, आप सहाफी हैं, आप तो सबको जानती हैं, आपके ख्याल में बीएपी अपने फैसले खुद करते हैं? आप मुझे बताइए कि क्या एमक्यूएम पाकिस्तान अपने फैसले खुद करती है? क्या आपके ख्याल में रमेश कुमार जो हैं वो अपने फैसले खुद करते हैं? क्या आपके ख्याल में शाहजहान बुख्ती जो हैं वो अपने फैसले खुद करते हैं? तो ये उनका बयानिया जरूर है, लेकिन पाकिस्तान के सहाफी और सियासी हलकों में कोई इस बात से इत्तेफाक करने को तैयार नहीं। सिर्फ इमरान खान की बात नहीं। राइट, बट हमारे तो ख्याल में साबिक वज़ीर आज़म अपने तमाम फैसले खुद करते थे। जहाँ पे गैर आइनी इकदाम की निशानदही की जा रही है साबिक आर्मी चीफ से मुताल्लिक, तो वो जो खुफिया मुलाकातों का जिक्र होता था, तो ओहदे की हल्फ की खिलाफ वर्जियाँ दूसरे एंड पे नहीं लागू होती, और दूसरे एंड से नहीं मुतालबा किया जा सकता कि भाई आप भी तो करते थे, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप अगर ये तो हर चीज की जो वीडियो बनती है ना, तो वो अगर वो बता दें, अगर वहां पे हम कहते थे कि मार्शल लॉ लगा दो, हुकूमत को निकाल दो, अगर कोई ऐसा मुतालबा होता था, कोई मुतालबा सिवाय इसके कि पाकिस्तान को एक नए इलेक्शन की जरूरत है और आपका एक वजन है, इसमें कोई शक है क्या? जनरल बाजवा का या एस्टैब्लिशमेंट का एक वजन है पाकिस्तान की सियासत में, आपके जहन में कोई है शक इस बारे में? तो जिसका एक वजन है, उससे ये कहा जाता था कि जो जमहूरी तरीका है, आईनी तरीका है, उसमें आप भी अपनी राय शामिल करें और आप भी ये अपनी राय दें कि पाकिस्तान को बहरान से निकालने का या पाकिस्तान को बहरान से बचाने का पहले, और उसके बाद जब बहरान शुरू हो गया तो उसके बाद निकालने का रास्ता जो है वो एक फ्रेश मैंडेट है। वहां पे कभी अगर ये मुतालबा हुआ हो कि इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म बना दिया जाए, कभी ये मुतालबा हुआ हो कि इलेक्शन जो है उसके अंदर इमरान खान को जितवा दिया हो, फिर तो बिल्कुल आपकी ठीक बात है कि ये तो सियासी मुदाखलत है और हम गैर जमहूरी को मुतालबा कर रहे थे। राइट, बट एक तरफ आप जेल भरो तहरीक का ऐलान कर चुके हैं और दूसरी तरफ खान साहब जो हैं वो हिफाजती जमानत भी चाहते हैं, तो आखिर जेल भरो तहरीक फिर कामयाब कैसे होगी आपकी? नहीं, जेल भरो तहरीक जो है उसके अंदर हम फैसला करेंगे कि किसने गिरफ्तार होना है और कब होना है, वो फैसले हुकूमत ने नहीं करने। तो जेल भरो तहरीक और इसका आपस में कोई मुवाजना नहीं। राइट, और लाए अमल क्या होगा अगर फॉर इंस्टेंस की गिरफ्तारी अमल में आती है? वो तो पहले कोई कानूनी रास्ता तो वो निकालेंगे गिरफ्तार करने का, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला कोई गिरफ्तारी नहीं। राइट, और असद साहब मुझे लास्ट में ये भी बता दें कि गवर्नर पंजाब ने इंतखाबात के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने एक इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है, तो इस पर अब पीटीआई क्या रिएक्ट करेगी? देखें, वो तो इस वक्त कलीमुल्लाह से समीउल्लाह और समीउल्लाह से कलीमुल्लाह खेल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन और गवर्नर, और वो सारे पाकिस्तान के देखते देखते, सारी पाकिस्तान की अदालतों को देखते देखते आइन से इनराफ कर रहे हैं और संगीन तरीन जुर्म के मुर्तकिब हो रहे हैं। तो ये तमाशा बहुत देर से चल रहा था, इसलिए आज स्पीकर पंजाब असेंबली ने खत लिखा है सदर पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान की रियासत के सरबराह हैं और सबसे बड़े आईनी ओहदे पे बैठते हैं, कि वो जो है वो ताबे करें सबको, इलेक्शन कमीशन को खास तौर पर, कि बरवक्त इलेक्शन कराए जाए कोर्ट अदालत की हिदायत के मुताबिक, आइन के मुताबिक, और तारीख का भी ऐलान किया जाए। तो मुझे यकीन है कि ये जो बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है, सदर पाकिस्तान अपना आईनी जिम्मेदारी पूरी करके इस बहरान से निकालने के लिए अपना एक किरदार अदा करें। और सदर साहब से वही पहले जो हम बात कर रहे थे जनरल बाजवा से मुताल्लिक, क्या एक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह रही है कि वो लें? उसमें तो तहकीकात को उनसे कहा गया है कि तहकीकात करवाएं, तहकीकात पहले करवाई जाएं। अच्छा, और आखिर में ये जो फाइनेंस बिल कल पेश किया गया, जो तजावीज़ जो पेश की गई हैं, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौका?
देखिए इन्होंने किया क्या है, यही तो हम आपको समझा के थक गए थे। अप्रैल से बोल रहे हैं लोगों को कि पाकिस्तान जो है, बल्कि मार्च में शौकत तरीन ने जाके जब प्रेजेंटेशन की थी जनरल बाजवा को, उस वक्त भी ये समझाने की कोशिश की गई थी कि पाकिस्तान संगीन तरीन माशी बहरान के अंदर चला जाएगा अगर आपने ये सियासी बहरान पैदा किया। और उसका नतीजा आपने देख लिया। डीजल की कीमतें 2 गुना हो गई, पेट्रोल 150 से 272 हो गया, डॉलर जो है वो 178 से 270 पे चला गया, आलू महंगा, प्याज महंगा, आटा जो है उसकी 2 गुना से ज्यादा कीमत बढ़ गई। कभी पाकिस्तान की तारीख में जैसी महंगाई नहीं देखने को नजर आई। फिर उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये कि आपस की जंग शुरू हो गई। मिफ्ता को कुर्सी से हटाने के लिए साथदार उनको सबटाज करते रहे। मैं नहीं कह रहा, ये मिफ्ता इस्माइल खुद कहते हैं। उसकी वजह से एक वो जो तूफान पहले से आया हुआ था वो एक और ही लेवल के ऊपर चला गया और उसके नतीजे इस वक्त आप देख रहे हैं। राइट, बट ये महंगाई का फिर भी पीडीएम जिम्मेदार, इसका कतई कलामी की माफी, लेकिन इस पीडीएम आपको महंगाई का जिम्मेदार समझती कहती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो आईएमएफ से किया गया मुआहिदा है जिसकी वजह से आज अवाम महंगाई के तले दबे हुए हैं और मजीद जो ओवरबर्डन नजर आ रहे हैं। जी अच्छा, वैसे मैं भी जो ना दाद देना चाहता हूँ पाकिस्तान के सहाफियों को जो स्ट्रेट फेस के साथ ये सवाल पूछते हैं। मुझे ये बताएं कि ये 10 महीने से इमरान खान का अगर मुआहिदा था तो ये 10 महीने से मुज़ाकरात किसके साथ चल रहे हैं? आज भी आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, अभी भी नहीं खत्म हुआ है, रोज टीवी पे रिपोर्ट होता है। आप सवाल भी ये कैसे करते हैं? आप उनसे पूछते नहीं कि भाई मुझे ये बताओ कि अगर ये इमरान खान मुआहिदा कर गया था तो 10 महीने से तमाशा क्या लगा हुआ है? आप क्यों कह रहे हैं कि आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं? क्यों खुशखबरी देते हैं कि डील हो जाएगी? ये सारा मुआहिदा भी अब तक अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका, मुआहिदा भी अब तक नहीं हो सका। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच असद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अनफॉर्चुनेटली हम एक चलेंगे ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे साबिक वजीर खजाना जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब। हमारे साथ रहिए। जो पेट्रोल और तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो रात के अंधेरे में बढ़ाई हैं। अब बताएं कि रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं ना, ये आवाम की जेबों को बहुत बड़ा डाका है ये। कल रात एक आवाम पर बम गिरा है महंगाई का। तारीख में कभी 34% इजाफा नहीं हुआ पेट्रोल की कीमत। एफआईए को यह भी पता चलाना चाहिए कि उनके पीछे कौन से ताकतवर अवामिल हैं और उनके हिस्सेदार भी कौन हैं। कल रात माफिया एक दफा फिर जीत गया। हुकूमत सहूलतकार बन रही है। माफिया 34% इंक्रीज पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। 4 दिन इंतजार नहीं हुआ आपसे। माफिया को 4 दिन बाद भी आप अकोमोडेट कर सकते थे। तारीख की सबसे बड़ी डकैती जो है ये आज जो है वो हुई है और ये गवर्नमेंट के साथ तेल माफिया ने जो है वो मिलके की है। आम आदमी की जेब में ये डकैती हुई है। लोग रुल गए पूरे मुल्क में पेट्रोल तलाश करते करते। हुकूमत में जो भी डकैती है वो अरबों में है, उससे कम जो है वो इनका स्टैंडर्ड ही नहीं है। 12 रुपए पेट्रोल रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? दिल नहीं हिला? ये सब हिसाब आपको और आपके दाएं और बाएं बैठे हुए जो कार्टल्स और माफियाज हैं उनको देना पड़ेगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वजीर खजाना जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब। मिफ्ता साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मिफ्ता साहब, सवाल तो मैं और गुज़िश्ता दिन के ये जो फाइनेंस बिल आया है उस हवाले से तो मैं पूछूंगी और आईएमएफ बिल के हवाले से पूछूंगी, लेकिन उससे पहले चूंकि आजकल आप पाकिस्तान री इमेजिन कर रहे हैं तो एक सवाल तो इस हवाले से ज़रूर बनता है कि आपने क्या ये इमेजिन किया था कि इसहाक डार साहब पाकिस्तान का ये हाल कर देंगे कि आपको पाकिस्तान री इमेजिन करने की नौबत आ जाएगी? शुक्रिया अलीना। देखें, री इमेजिनिंग पाकिस्तान से पाकिस्तान के आजकल की माशी हालात का कोई ताल्लुक नहीं है। हम ये समझते हैं कि 75 सालों में पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अवाम के प्रायोरिटीज़ को आगे नहीं बढ़ाया गया है। यहाँ पे एक अशराफिया है, चाहे वो अस्करी अशराफिया हो, कारोबारी अशराफिया हो, सियासी अशराफिया हो, ये मुल्क को कंट्रोल करती है और इन्हीं के बच्चे आगे बढ़ते हैं और यही मुल्क को फायदा मुल्क का फायदा इनको ही पहुंचता है। और यहाँ पे जहाँ पे 86% बच्चे खाने की खुराक उनको पूरी ना मिलती हो, 86% बच्चे, जहाँ पे 40% बच्चे स्टंटेड हों, जहाँ पे 42% हमारी बहनें हैं उनको आयरन डिफिशिएंसी हो, वो पाकिस्तान सही नहीं चल रहा है पाकिस्तानियों के लिए। और अगर आप आधे बच्चे आपके जो स्कूल में जा सकते हैं वो स्कूल में ना जाएं तो आपको तो वफाक का पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा
तो ये एक डार साहब की बात नहीं है, ये तो एक आई थिंक लॉन्ग टर्म बात है कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को तस्वुर नौ की जाए और इस पाकिस्तान को बदला जाए और ऐसा पाकिस्तान बनाया जाए जो हर पाकिस्तानी के लिए कारआमद साबित। राइट मिफ्ता साहब, अब आवाम के लिए कि आज से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 22 रुपए का इजाफा किया गया है, गैस ऑलरेडी बढ़ा दी गई है, वो जनवरी से उसका इतलाक है, और 112-113% का इजाफा गैस टैरिफ्स में जो है वो देखा गया है। बिजली की कीमतों में भी इजाफा एक प्लान के मुताबिक सामने आया है। जिस ट्रैक पर आप IMF को लेकर चल रहे थे, आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें या गैस की प्राइसेस क्या होती? देखें, ये नहीं पता मुझको क्या होती प्राइसेस। मुझे इतना पता है कि जब डॉलर 240 पे था, जब मैं छोड़ के गया था और नीचे की तरफ ट्रेंड होना शुरू हो रहा था, एंड वी थॉट कि 220-30 के दरमियान कहीं आ जाएगा। अब उसके बाद आपने जब 2.7 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व हो गए, तो आपके पास आपने एक नई डिमांड खड़ी कर दी ऑफ पीपल हु वांट, जो चाहते हैं कि अपनी जो पूंजी है, जो अपनी असासें हैं, वो डॉलर में रखें। तो एक नई डॉलर की डिमांड आ गई। आपने यहाँ पे फैक्ट्रियां बंद करवा दी, उसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ गई। तो वो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई कि ये कहना तो बड़ा मुनासिब नहीं है। लेकिन और मैं ये समझता हूँ, सच्ची बात ये कि अगर हम IMF से लड़ाई ना करते और IMF से अगर हम उस पर चल रहे होते, तो वो पिछला भी हमारा रिव्यू हो चुका होता और हम तो अब नए रिव्यू की बात कर रहे होते। और आई थिंक हमारी जो इक्तिसादी हालात हैं और माशी हालात हैं वो बहुत बेहतर हो। लेकिन अभी क्यों नहीं हो सक रहा आपके ख्याल में? IMF वापस क्यों चला गया? नहीं, IMF वापस खुदा न खास्ता माहिदा कैंसिल करके नहीं गया है। वो माहिदे पे उन्होंने जो पहली जो कदम था वो उन्होंने बढ़ाया है, विच इज टू से, देखिए जिस दिन इन्होंने ये डॉलर को जो आर्टिफिशियली रोका था वो खत्म किया, तो उसी दिन रात को IMF ने कह दिया हम आ रहे हैं। फिर IMF आया, आपने उससे बातचीत करी, उसने आपको कहा कि ये टैक्स लगाओ, और उसने पूरा एक मेमोरेंडम दे दिया। अब आपने वो मेमोरेंडम पढ़ा है, आपने वो टैक्स लगाने शुरू किए हैं। IMF ने तो आपको रेवेन्यू कहा था, टैक्स तो आपकी मर्जी होती है। जो इन्होंने सेल्स टैक्स लगाया शायद मैं वो ना लगाता, लेकिन इन्होंने बहरहाल 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए हैं, पेट्रोल वगैरह महंगा किया है, डीजल महंगा किया है। तो अब ये सब चीजें हुई हैं। अब IMF से मेरे ख्याल से इंशाअल्लाह ताला एक जल्दी से लेकिन मुफ्ता साहब, IMF ने तो 17 से 18% GST करने का नहीं किया था ना, उनका मुतालबा तो नहीं था ये? नहीं, IMF जो है वो नॉर्मली आपको ये कहती है कि आप एक, जैसे इन्होंने कहा होगा कि 170 अरब रुपए या तकरीबन 0.25% ऑफ GDP जो है वो आप नए टैक्स लगाएं, क्योंकि पिछले महीने में आपकी टैक्स रिकवरी सही नहीं हुई। अब वो उसके अंदर आप अगर मिसाल के तौर पर डिवैल्यूएशन पहले से हो रही होती और आखिर तक नहीं रोकी होती, 2-3 महीने जो है उसके अंदर शायद आपको कुछ ज्यादा पैसे मिल जाते एक कस्टम पे, तो आपको ये इस वक्त टैक्स ना लगाना पड़ता। मैं ये भी समझता हूँ कि ये इस टाइप का जो टैक्स है सेल्स टैक्स का, ये इन्फ्लेशनरी होता है। बेहतर टैक्स ऐसे होते हैं जो आप इनकम पे लगाएं, जैसे मैंने दुकानदारों पे टैक्स लगाया था, जो इन्होंने अब नहीं लगाया, लेकिन उस टाइप के टैक्स लगाते हैं, वो आसानी होती है। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि पाकिस्तान में 22 लाख दुकानें हैं, जिसमें से सिर्फ 30,000 इनकम टैक्स। तो मैं समझता हूँ कि पहले उस पे लगाना चाहिए, ना कि आप साबुन पे या टूथपेस्ट पे उसको मजीद 1% समय। लेकिन मिफ्ता साहब, कुछ इकदाम आपने भी किए थे, इंपोर्ट्स जो हैं वो बंद की, रोकी गई, रिटेल का आपने खुद भी हवाला दिया, उसके अलावा रियल एस्टेट को टैक्स नहीं किया गया। वो क्या मतलब ऑब्स्टिकल्स आपने फेस किए, और आपने सोचा था, मतलब आप भी इन्फ्लेशन के लिहाज से 11% तक का एक एस्टिमेट देते थे, जबकि ऑल्दो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उस वक्त भी तकरीबन कोई 19 से 20% तक का कह रहा था, जो स्टेट बैंक के एस्टिमेट्स थे। आपने सोचा था कि इस वक्त जो महंगाई का हाल है हम इस तरफ चले जाएंगे? इधर तक पहुंचेंगे। देखिए, गुजारिश ये है कि जब हम आए थे तो उस वक्त IMF से ये एग्रीमेंट करना बिल्कुल नागुज़ीर था, क्योंकि खान साहब ने अभी एग्रीमेंट तोड़ा था और हमारा डिफॉल्ट रिस्क बढ़ना शुरू हो गया था। पाकिस्तान के पास पीछे पैसे तो नहीं होते कि आप दुनिया के बगैर चल सकते हैं। आपको तो हर जगह कर्ज मांगना होता है, एक से कर्ज लेके दूसरे को कर्ज वापस करना होता है। अब आपको हर साल 20-22 अरब डॉलर का कर्ज वापस करना है, तो आपको हर साल कर्ज तो लेना है। अब वो जो आखिरी बंदे के पास जाते हैं, जो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट IMF के पास, तो वो कुछ शराइत भी होती है। अब अगर आप पेट्रोल दुनिया भर में महंगा हो जाता है तो आप उसको सस्ता तो नहीं बेच सकते, आप नुकसान में तो नहीं बेच सकते। ना कोई आपने सस्ती पेट्रोल की डीलें करके खान साहब गए थे कि जिस पे कर सकते। तो ये हमने कोशिश की थी करने की, और मैं समझता हूँ कि हमने इसको काफी कर लिया था। दूसरी जो आपने फरमाया कि हमने रियल एस्टेट पर टैक्स नहीं लगाया, तो मैंने एक्चुअली लगाया था, मैंने 1% टैक्स लगाया था रियल एस्टेट के ऊपर। अगर आपके प्लॉट्स खाली पड़े, मैं ये समझता हूँ कि रियल एस्टेट, देखिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अलग है, उसको बिल्कुल मराहत देनी चाहिए ताकि उससे इंडस्ट्री चले, लेकिन सिर्फ जमीनों की ओनरशिप के ऊपर जो है
उसके ऊपर थोड़ा सा टैक्स लगना चाहिए। मैं तो समझता हूँ एक किस्म का वेल्थ टैक्स या डेथ टैक्स भी लगना चाहिए, ताकि अगर मैं मरता हूँ तो सारे पैसे मेरे बच्चों को ना जाएं, किसी कौम के बच्चों को भी जाएं, क्योंकि जो मैं पैसे आपने खुद भी सुपर टैक्स लगाया था और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर मैं उन कंपनी से कह रहा हूँ कि जिन्होंने 30 करोड़ रुपए कमाए हैं ज्यादा, अगर मैं उनसे 4% एक्स्ट्रा टैक्स मांग रहा हूँ तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए, जिसमें मेरी अपनी कंपनी भी शामिल है, तो उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। मतलब अगर हम पाकिस्तान को जब कहते हैं कि जरूरत है और सबको सेक्रीफाइस देनी पड़ेगी, तो क्या साबुन खरीदने वाला चौकीदार जो है या ड्राइवर है, उसी से आप 1% ज्यादा लेंगे, या आप किसी सेठ से भी पैसे ज्यादा ले सकते हैं? यही तो बात रीइमेजिनिंग पाकिस्तान की भी बात यही है ना, कि आप ऐसा पाकिस्तान बनाएं जिसके अंदर सब जी सकें। राइट, बट एक्चुअली मिफ्ता साहब, ऐसा क्यों पाकिस्तान में देखा जा रहा है कि रिफॉर्म्स हमें होते हुए दिखाई नहीं दे रहे? आप भी उसको बेहतर बता सकते हैं, आप भी कुछ अरसे रहे अभी वजीर खजाना दोबारा। रिफॉर्म्स हम नहीं देख रहे मुल्क में, और उल्टा जो ऑलरेडी टैक्स तबका है उसी पर मजीद टैक्स डाल दिया जा रहा है, उस टैक्स की शरह कुछ बढ़ाया जा रहा है, टैक्स बढ़ाकर उसी ऑलरेडी ओवरबर्डन कौम को जो है वो मजीद निचोड़ा जा रहा है। लेकिन टैक्स नेट को ना हम बढ़ाने की तरफ आते हैं, ना हम वो अनटैक्स को टैक्स नेट में लेकर आने की बात करते हैं। देखिए, मेरी जो कोशिश थी दुकानदारों के ऊपर टैक्स लगाने की, ये वही कोशिश थी ना कि हम टैक्स नेट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, कि जिसमें जो 22 लाख दुकानदार हैं जो टैक्स नहीं देते, इनकम टैक्स 30,000 देते हैं, उनको भी लेकर आए। मगर आपने आसान करना है, रीजनेबल टैक्स लगाना है। वो जो मिसाल के तौर पर सोने की ज्वेलरी के ऊपर जो काम था, वो 17% सेल्स टैक्स, मुझे पता है कि कोई भी 17% जो है वो ज्वेलरी के ऊपर टैक्स नहीं देता, मैंने उसको 3% कर दिया। तो आप टैक्स को भी कम कर दें, लेकिन उससे आप बढ़ाएं, आप लेकर आए नेट के अंदर। मैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ कि जहां तक इनकम टैक्स का ताल्लुक है, बहुत ज्यादा लोग नहीं रह गए अब जो कि छूटे हुए हैं, जिसको आपने अनलेस कि आपने आइन से उसका इस्तेंसा दे रखा है, जैसे आपने ज़राअत के बड़े लोगों को दे रखा है, ज़रूरी बड़े लोगों को, कि उसको तो आइन से इस्तेंसा मिली हुई है कि हम टैक्स ही नहीं कर सकते। वफाक प्रॉपर्टी को टैक्स नहीं कर सकता, तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ पे हम टैक्स कर सकते थे, हम वहां पे तो गए। सर, लेकिन विद इज अ विल देयर इज अ वे क्यों नहीं कर सक रहे? मतलब हम इतने दहाइयों से यही डिबेट सुनते हैं कि जी नहीं, ये टैक्स नेट में नहीं है, लेकिन हम क्यों नहीं कर पा रहे? एंड अगेन देखें, एक कोई भी वजीर हो, मैं हूँ डॉक्टर साहब, कोई जो असद उमर साहब, एक वजीर खजाना के पास में तो आइन को बदलना नहीं होता। आइन को बदलने के लिए तो बहुत सारी इक़दाम करनी होती है, एक पॉलिटिकल कंसेंसस होता है। और ये जो कोशिश कर रहे हैं शायद अब्बासी साहब, मुस्तफा नवाज, खोकर साहब हम हैं, और दीगर हमारे दोस्त हैं, लश्करी रईसानी साहब हैं, ख्वाजा होती हैं, फवाद हैं, जफर मिर्जा साहब हैं, PTI के वकील, हम सब ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की इस्लाहात लाई जाए। देखिए, कीमतें बढ़ाना भी इस्लाहात नहीं होती है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि यार रिफॉर्म मतलब ये है कि हमने बिजली महंगी करनी। बिजली महंगा करना रिफॉर्म नहीं है, गैस महंगा करना रिफॉर्म नहीं है। चलो, अगर आपको जरूरत है तो वो आप जरूर करें, लेकिन रिफॉर्म जब होता है जब आप गैस की UFG कम करते हैं। जब बिजली के रिफॉर्म तब होते हैं जब आप या निष्कारी करें, या आप उसकी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम करें, तो उसके ऊपर भी हमको काम करना है। राइट, बट मिफ्ता साहब, जो कोशिशें आप अब कर रहे हैं और पार्टी से नेचुरली आप हट के ये फोरम्स जो है वो मुनक्किद किए जा रहे हैं, पार्टी में रह के विद इन द पार्टी आप इस किस्म के सजेशंस दे सकते थे? बिल्कुल, हम इस बड़ी बात होती थी, मतलब बातचीत होती थी। ऐसा नहीं है पार्टी में मुस्लिम लीग के अंदर कि आप ये बात न कर सकें। वो ठीक है, फैसले जो भी होते हैं, लेकिन बात तो आप कर सकते हैं। और मैं अपनी पार्टी में हूँ, शायद अब्बासी साहब तो बहुत सीनियर रहनुमा है, लेकिन हम एक पार्टी की तरफ से नहीं कर रहे, हम एक वन पाकिस्तान फोरम की तरफ से कर रहे हैं। सर, एग्जैक्टली क्वेश्चन कि पार्टीज, क्योंकि चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात आती है तो भाई पॉलिटिकल पार्टीज को, और वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात आएगी तो वो तो तब सबको एक पेज पे होना है। बिल्कुल हो गए इंशाअल्लाह ताला। और देखिए ना, जब हम कोयटा में गए थे तो वहाँ पे मुस्लिम लीग के सदर जो थे, ANP के जो वहाँ सूबाई सदर थे, दीगर पार्टी जमात इस्लामी के लीडर थे, उन सब ने तकरीर करी है। KP के अंदर तो वहाँ पे भी PTM के लोगों ने भी तकारीर करी है, दीगर लोगों ने तकारीर करी है। यहाँ पर हम बैठे हैं, यहाँ पे हमने जेंडर की इंक्लूसिविटी को यकीनी बनाया, दीगर चीजें की हैं। यहाँ पे हम कराची है, एक मईशत का एक गढ़ है, तो ज़ाहिर है मईशत की बात करेंगे, हम गवर्नेंस की बात करेंगे, हम लाहौर में जाएंगे, हम और मजीद बात करेंगे, ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे, हम इस्लामाबाद में आएंगे, हम आर्मी के रोल की भी बात करेंगे कि कितना पॉलिटिक्स में आर्मी का रोल होना चाहिए, उलमाए किराम क्या किरदार अदा कर सकते हैं। और फिर उसके बाद शायद अब्बासी साहब जो है, हमारे सब लोग आपस में बैठ के हम लोग अगला राय मत तय करेंगे कि किस तरह इसको लेके जाना है, लेकिन किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को डोमिनेशन नहीं करेंगे। PTI के भाई भी हमारे वेलकम है,
पीपल्स पार्टी के भाई और बहन भी हमारे वेलकम है। तमाम सियासी पार्टियां जो हैं, कल भी जो होगा हमारे यहाँ कराची में, परसों जो होगा उसमें MQM के फैसल सफदवारी साहब होंगे, PTI के जफर मिर्जा साहब होंगे, मुस्लिम लीग से होंगे लोग, पीपल्स पार्टी से लोग होंगे, तो हम तो सब वी आर अ बिग टेंट। राइट। साहब साथ साथ मुझे ये बताइएगा, आपने कहा और जो नज़र भी आता है कि जी जब आप लोग ने हुकूमत संभाली 8 से 9 बिलियन डॉलर्स तक के रिजर्व्स थे, आज ये इंतहाई मतलब डिप्लीट करके 2.5 बिलियन डॉलर्स के तक जो है वो पहुंच चुके हैं। किस तरह से हम ये जो रीपेमेंट तमाम सिलसिले और जो 20 बिलियन डॉलर्स अब ईयर हमें रिक्वायरमेंट है, कैसे पूरा करेंगे? जी, जब मुझे हुकूमत मिली तो 10.3 बिलियन थे। उसके बाद हम 8 पे मैं छोड़ के गया था, 8 सवा 8 पे, और फिर अब डॉक्टर साहब आए तो 2.5 हो गया है। उसमें से कई तो पैसे वापस किए थे मैंने भी, डॉक्टर साहब ने भी किए हैं, और कुछ लोगों ने पैसे अपने विड्रॉ कर लिए हैं जब उनको लग रहा था। तो ये डॉक्टर साहब के ज़माने में दिसंबर जनवरी में विड्रॉ भी बहुत हुए हैं। लेकिन अब अगर IMF से आपका ये सिलसिला हो जाता है, जो कि बिल्कुल हो जाएगा, मुझे यकीन है, और पाकिस्तान जितने बड़े मिफ्ता साहब, डार साहब ने तो ये भी कहा था और एक इंटरव्यू में उन्होंने बराह रास्त और कैटेगोरिकली कहा था कि आप मिफ्ता साहब से पूछना चाहिए कि जी वो कितने डॉलर्स छोड़ के गए थे, कितना अरेंज करके गए थे। साहब कभी कभी ऐसी बातें करते हैं जो मुनासिब नहीं होती है और उनको नहीं करनी चाहिए, जो बातें हकाइक से भी दूर होती हैं और बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जाहिर है कि मैं पूरे के पूरे पैसे अरेंज करके गया था, तभी तो IMF ने किस्त दी। और इस वक्त जो मसला फंसा हुआ है डॉक्टर साहब के लिए, वो यही है कि अब इनको मसले जो थोड़े से पैसे रह गए वो भी अरेंज अभी तक नहीं हुए, इंशाल्लाह हो जाएंगे। देखिए, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि दुनिया में कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है वो बैंकरप्ट करे, खुदा न खास्ता, और इसलिए IMF एकदम तैयार है। लेकिन हम IMF को अगर आंखें दिखाना से गुरेज करें और IMF से बात करें तो हो सकती है। अब जब हमने बात की तो IMF रेडी है, हमने जो इकदाम लिए, अब IMF इंशाल्लाह आपसे भी एग्रीमेंट कर लेगा और IMF पैसे देगा। तो आप देखेंगे कि हमारे बहुत सारे दोस्त ममालिक, सऊदी अरब, UAE, कतर, जिनसे मैं बात करके आया था, और मैं अकेला नहीं करके आया था, ज़ाहिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान करके गए थे, दीगर हमारी अस्करी क़यादत के लोगों ने बात की थी। उसके अलावा मतलब उन्होंने मुझको अश्योर नहीं की थी, उन्होंने IMF को अश्योर किया था कि हम सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान को, तभी IMF ने पैसे दिए थे। तो ये सारे लोगों ने ये बातें हुई हैं, और इंशाअल्लाह ताला वो जब यहाँ पर आकर डॉक्टर साहब ने जब ये बातें शुरू कर दी कि मैं आई डोंट केयर वेदर IMF कम कर पाऊंगा, आई डोंट केयर, और मूडीज को बिफिटिंग रिस्पांस देंगे, यू थिंक अवाम इसकी एक बहुत बड़ी कीमत अदा कर रही है? दुनिया में ऐसा हुआ कि लोगों को लगा कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। तो जो आपका इन्वेस्टर तो था या जो आपको लोन देना चाह रहा था, डिपॉजिट देना चाह रहा था, उसने भी सोचा कि यार हम आपको पैसे देके बेल आउट कर रहे हैं और आप क्या मजाक कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद जब अब आपने सीरियसनेस शो करिए, जब आपने शो करा है कि वी आर विलिंग टू वर्क विद द वर्ल्ड, देन वर्ल्ड इज विलिंग टू वर्क विद यू। बट द वर्ल्ड, दिस इज अ वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन मिफ्ता साहब कि इज द वर्ल्ड विलिंग टू वर्क विद अस। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम आएंगे, आपसे मजीद बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब। मिफ्ता साहब, ब्रेक के बाद ये शौकत तरीन साहब साबिक वज़ीर ख़जाना, उन्होंने कहा था कि जी पाकिस्तान जैसा जो एटमी सलाहियत का हामिल मुल्क कभी डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता, और कोई ना कोई हमारा दोस्त कोई मुल्क जो है वो हमारी मदद को ज़रूर आ जाता है रेस्क्यू करने के लिए हमें। लेकिन इस वक्त जो हालात है, क्यों नहीं कोई आगे उस तरह से बढ़ा? जब इन्होंने एग्रीमेंट नहीं तोड़ना चाहिए था, आप अपने मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ बचाते हैं, फिर जो रेस्क्यू चलो लोग करते हैं, लेकिन आपकी ग्रोथ खत्म हो जाती है, आपको बहुत मसाइल हो जाते हैं। लेकिन दैट सेड, यस, इनकी बात ये दुरुस्त है कि कोई नहीं चाहता दुनिया में, ना हमारा दोस्त ना हमारा दुश्मन, कि एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री, इतना सब्सटेंशियल कंट्री, इतनी बड़ा मुल्क जो है वो खुदा न खासा डिफॉल्ट करे, यहाँ पे पेट्रोल की शॉर्टेज हो, दवाइयों की शॉर्टेज हो, दीगर चीज़ें, ये किसी के हक में नहीं। लेकिन हमको फिर जरा से तो अपने हालात भी तो संभलने चाहिए ना। अलीना, आप मेरी थोड़ी मदद कर सकती हैं, आप मुझे दवाई दे सकती हैं, लेकिन वो दवाई मुझे लेना भी जरूरी है ना। अगर मैं आपकी गोलियां ही ना खाऊं तो फिर मैं कैसे हो सकूं? अगर आपका मोदी मिसाल के तौर पर आपको वो कहते हैं कि मोदी ने एक मरतबा पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया था आउटलुक मेरे ख्याल से, तो डॉक्टर साहब ने कहा मैं उनको जवाब दूंगा, उनको बी फिटिंग रिप्लाई दूंगा। वो इस तरह की बात है कि आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपका ब्लड प्रेशर लिया, बोला आपका ब्लड प्रेशर गलत है, ज्यादा है, 160 110 है, जो भी, तो आप बोले नहीं आप ये कैसे कह सकते हैं, मैं अभी आपको सुनाता हूँ। ये तो नहीं बात होती ना। आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, उसने तो सिर्फ आपको बताया है कि आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो अब आप जो आपसे वो कह रहा है कि वॉक करो या करने के लिए, बिल्कुल,
वर्जिश करें, वॉक करें, मतलब जो भी है, दवाई लें, नमक ना खाएं वगैरह वगैरह। आप वो कह रहे हैं नहीं, आप कौन होते हैं हमें ये बताने वाले, डिक्टेट करने वाले? तो ये IMF जो है ये ICU के बराबर ही है ना। हम डॉक्टर के पास ही जा रहे हैं, हमारी जो मईशत है वो तो बीमार है। लेकिन आपको लगता है ये जो इकदामात डार साहब ले रहे हैं वो दुरुस्त हैं? क्योंकि जब आप इकदामात ले रहे थे या मरियम नवाज साहिबा का बार बार ट्वीट आता था आपके टर्म में कि जी मिफ्ता साहब प्लीज लुक इनटू दिस, चाहे वो जानवरों के खाने की इंपोर्ट हो या दीगर मामलात हो, आपको बार बार ट्वीट के जरिए जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी जिस पर आप कहते थे कि जी फौरन इकदामात ले लिए जाते थे। डार साहब से मुताल्लिक कोई उस तरह का ट्वीट नजरों से भी नहीं गुजरा, कोई एतबार, मतलब एक ट्रस्ट डेफिसिट था? देखें, जो IMF से सौदा करना, IMF से डील करना, ये बहुत जरूरी था। मैं ये समझता हूँ कि सितंबर में ही IMF को कंटिन्यू करना चाहिए था। वो ना कंटिन्यू करके हमने बहुत गलती करी और 4 महीने न सिर्फ ज़ाया करें बल्कि इस मुल्क के अंदर हमने थोड़ी सी महंगाई बढ़ा दी, थोड़ी सी नहीं, अच्छी खासी महंगाई बढ़ा दी, हमने बेरोजगारी बढ़ा दी, मायूसी बढ़ा दी और बहुत मसाइल कर दी। मतलब इस वक्त फैक्ट्रियाँ बंद हैं, पोर्ट्स में हजारों कंटेनर बंद हैं, पाकिस्तान भर में शायद ही कोई इंडस्ट्री हो जो अफेक्टेड ना हो ये इम्पोर्ट, जो होलसेल इम्पोर्ट बैन है और जिस तरह न्यूमेरिकल इम्पोर्ट बैन इन्होंने करा हुआ है वगैरह वगैरह, तो इससे बहुत फर्क पड़ा है। लेकिन बहरहाल अब चलें, देर आए दुरुस्त आए, अब IMF से आपने डील कर ली, अब आप जो है उसको आगे लेकर चले इंशाल्लाह और IMF से आप ये मुकम्मल कर लें, तो कि पाकिस्तान जो है उसको अब मतलब इतने मायूब हालात में नहीं होना चाहिए कि आप 2-2.5 बिलियन पे पहुंच जाए। इंशाल्लाह 10-15-20 बिलियन हो जाते हैं तो फिर सही होता है। सर, ये जो कल प्राइसेस बढ़ाई गई हैं पेट्रोलियम मसनूआत की तकरीबन 22 रुपये, 15 अगस्त को गुज़िश्ता साल आपने पेट्रोलियम मसनूआत में तकरीबन कोई 7 रुपये का इजाफा किया था और फिर बकौल मरियम नवाज के कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उस मीटिंग से उठकर चले गए थे। तो इस माह जो हम इंक्रीज़ देख रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तकरीबन कोई 57 रुपये का और विदिन 15 डेज ऑफ दिस मंथ, मियाँ साहब का क्या रद्द अमल है इस पर? मैं कराची में बैठा हूँ, मुझे जाहिर है कि मियाँ साहब जो है इस पर खुश नहीं हुए होंगे, कोई भी, और शहबाज साहब भी इस पर खुश नहीं। लेकिन कोई भी सियासी लीडर होता है, ना आप ना मैं, कोई भी पाकिस्तानी खुश नहीं होता कि पाकिस्तानी अवाम को हमने कोई चीज़ महंगी कर दी। लेकिन हमको ये भी समझना है कि हमारे पास दूसरी चारा क्या है, और अगर आपने अखराजात भी कम नहीं करने, आपने सूबों को भी पैसे देने हैं, आपने पूरा वफाक भी चलाना है, आपने डेट सर्विसिंग भी करनी है, तो फिर आप पेट्रोल सस्ता नहीं बेच सकते, फिर कहीं ना कहीं से तो पैसे लेने हैं। बट सर 85 रुकनी काबीना पे बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या मशवरा देते हैं और इतनी बड़ी काबीना की जरूरत क्या है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को? कोई जरूरत नहीं है, इसमें तो कोई बहस नहीं है। मैं मतलब काबीना की साइज, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि काबीना के जो लोग होते हैं, अब तो मैंने सुना है कि सारे प्रो बोनो हैं, कोई तनख्वाह वगैरह नहीं लेते, एक टाइटल होता है, एक इज्जत होती है, लेकिन यस 20-30-40 लोगों से काम चल सकता है। 20-40 लोगों से काम चल सकता है। और सर आपके ख्याल में मौजूदा हुकूमत को अपने अखराजात कम करने की अशद जरूरत है? मैं फिर ये गुजारिश करता हूँ कि आप ये देखिए कि मसला पाकिस्तान की हुकूमत के अखराजात कम करने का है। अगर 5500 अरब रुपए का हमारा डेफिसिट है, तो खसारा 5500 अरब रुपए का, और टोटल वफाक का जो खर्चा है वो है ही 500 अरब रुपए, तो आप क्या कम कर लेंगे? आप प्राइम मिनिस्टर हाउस का 1 अरब रुपए खर्चा होगा, खत्म कर दो, प्राइम मिनिस्टर हाउस बंद कर दो, काबीना बंद कर दो, 2 अरब रुपए का और खर्चा होता होगा, 3 अरब रुपए आपने बचाए, पूरी काबीना खत्म कर दी, 82 लोगों को आपने घर भेज दिया, प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया, हर चीज बंद हो गई, फिर भी 3 अरब रुपए ही बचते हैं ना। आपका खसारा तो 5600 अरब रुपए का है, आपका वफाक का जो खर्चा है टोटल है वो भी 550 अरब रुपए का। मसले इसके बहुत ऊपर निकल गए हैं। मसले ये है कि हमने इतना कर्ज ले लिया है कि उससे वापस नहीं होता। और अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको ये भी आपके सामने गुजारिश करूं कि जो खान साहब बात करते थे जब वो हुकूमत में आए थे कि मैं कर्जा कम करूंगा, तो 78% कर्जा तो उन्होंने लिया अपने 3.5-4 सालों के अंदर पाकिस्तान का। जो पाकिस्तान में 71 सालों में पहले कर्ज लिया था उसका खान साहब ने 78% लिया है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कॉम्पिटेंस की कमी है, किसी को पता ही नहीं है कि मसला क्या हो रहा है। आई डोंट इवन थिंक एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू पीपल, मैं आपको ये थोड़ा सा भले अगर लगता है कि मैं थोड़ी सी एरोगेंट बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में सिर्फ चंद ही लोग हैं जो ये बात समझते हैं कि हुकूमत किस तरह फंस चुकी है और ये किस तरह निकल सकती है और ये मसला क्या है। और मसला जो है ये वो एक आध गाड़ी खत्म करके या एक आध वजीर खत्म करके नहीं है, मसला उससे बहुत आगे निकल गया है और हमको वी हैव टू रीस्ट्रक्चर आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू सेव दिस फेडरेशन। राइट सर। और डिफॉल्ट के जो हवाले से कहा जा रहा है जी खतरा कम हो गया है, बढ़ गया है, खतरा अभी भी मौजूद है और उसी इंटेंसिटी के साथ मौजूद है? बिल्कुल नहीं, उसी इंटेंसिटी के साथ बिल्कुल मौजूद नहीं है। जिस दिन आपने रुपया डिवैल्यू करा था और IMF आ गई थी, उस दिन से खतरा कम हो गया था
जो, और ये मेरी जबान की बात नहीं है, आप देख लीजिए कि पाकिस्तान का बॉन्ड प्राइस सेकेंडरी मार्केट में जो था, जो 52-53 पैसे पे हो गया था, वो 65 पैसे पे आ गया है। तो वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी समझ रहा है कि पाकिस्तान का बॉन्ड जो है उसकी वैल्यू बढ़ गई है। और आप ये देखेंगे जैसे IMF से आप स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन करेंगी, बॉन्ड मजीद बढ़ जाएगा और आप देखेंगे कि बेहतर आएगा। तो नहीं, वो हालात नहीं है जो चंद दिन पहले थे, उससे बेहतर हो गए। और ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट मिफ्ता साहब कब तक ये साइन होने के करीब है? मिफ्ता साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, मैं सोच रहा हूँ जवाब देने से पहले। शायद एक हफ्ता लगेगा, हफ्ता लगेगा मेरे ख्याल से, हफ्ता 10 दिन। हफ्ता 10 दिन आपको लगता है कि हफ्ता 10 दिन में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा? और ये जो दोस्त ममालिक है, चाइना है, UAE है, सऊदी अरेबिया है, ये तमाम जिनके डायरेक्टर्स वहां पर बैठे हुए हैं उनके बोर्ड में, वो तमाम बता देंगे कि जी हम दे रहे हैं पैसे? जी, वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज हुकूमत को करनी होती है, जो हमने की थी फिर करनी पड़ेगी उनको। अब जाहिर है कि वो जो लोग हैं ना, वो दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है, तो वो भी जरा सा सोचना है कि यार आप हर मरतबा नया आदमी आके वादे करता है, फिर एक और आदमी आके वादा खिलाफी करता है, तो उनको जरा सा रीअश्योर करना पड़ेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो भी हो जाएगा। राइट। और अगर आपको वापस से काबीना में लेकर आने मांगे तो आप आएंगे वापस? मुझे वैसे बुलाएंगे नहीं, लेकिन नहीं, मेरे अब ये मेरे बस की बात। आप नहीं संभालेंगे? आप मुल्क में इस वक्त तमाम जिन हालात से गुजर रहे हैं, आप उनको बाहर निकालने के लिए भी आप वापस से हुकूमत की कोई ऑफर ऐसी एक्सेप्ट नहीं करेंगे? जैसे मैंने गुजारिश करी कि ना हुकूमत कोई ऑफर करेगी, और इस वक्त जो है वो अंडर दीज सर्कमस्टांसेस जो मेरा नहीं ख्याल है कि मैं मुनासिब आदमी होगा। मैं ये समझता हूँ कि अगर डार साहब चले जाते हैं तो किसी अच्छे इकोनॉमिस्ट को उनकी जगह लेके आ जाना चाहिए, लेकिन मैं मुनासिब नहीं। राइट। अच्छा, कोई अच्छे इकोनॉमिस्ट डार साहब के रिप्लेसमेंट में किसी अच्छे इकोनॉमिस्ट को मुल्क की बागडोर और मईशत की बागडोर संभालने दे देने चाहिए। मिफ्ता साहब, आखिर मुझे सिर्फ ये बता दें, फाइनेंस बिल के लिहाज से आपके कोई रिजर्वेशंस है, ये जो तजावीज़ पेश की गई हैं कल? देखिए, अभी तो ये मेरे ख्याल से कर लें, जैसे मैं समझता हूँ कि शायद सेल्स टैक्स ना बढ़ाते आम चीजों पे, या कुछ डिफरेंट देख लेते, लेकिन बहरहाल अब जो भी है इस वक्त जो है वो ना करने से ये करना बेहतर है। लेकिन वरना मेरी ये सोच थी कि अगर सेल्स टैक्स ना बढ़ाते और थोड़ा सा ऐसे टैक्स लगाते जो इन्फ्लेशनरी ना हो तो वो बेहतर हो। सो आप कह रहे हैं कि सेल्स टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए था, या नहीं बढ़ाते तो और इकदाम कर देते? सेल्स टैक्स की शरह आपके ख्याल में आइडियली होनी कितनी चाहिए थी? देखिए, मैं तो सचमुच ये समझता हूँ कि जो मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में मेरे ख्याल से 92-93 में थी, 12.5% वो होनी चाहिए, उससे महंगाई कम होगी। लेकिन हमको कई तरीके से डायरेक्ट इनकम टैक्स पे जाना चाहिए। मैं फिर आपसे एक गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आप दुकानदारों से पैसे नहीं ले सकते, जिनको आप बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, रोड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर आप मतलब थोड़ा सा तो मतलब इसको पेन को बांटे ना। आप पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं जिससे आप टैक्स ले सकते हैं, रिटेल एंड सर्विस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर शायद ये कि क्योंकि ये रिग्रेसिव टैक्स होते हैं, सेल्स टैक्स जैसे लोग, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो करीब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट। और महंगाई की शरह आप कितनी देख रहे हैं अभी इस इजाफे से? इसका मुझे सीरियसली मुझे मेरे पास कोई डॉक्टर हफीज पाशा कह रहे हैं 35% तक जो है वो महंगाई की शरह उससे तजावुज कर जाएगी। आपको ऑलरेडी पता है SPI फूड इन्फ्लेशन जो है वो 40 क्रॉस कर चुकी है। जी, हफीज पाशा साहब जो है उनके पास एक बड़ा अच्छा मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल है और वो अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स करते हैं। मैं थोड़ा थ्योरेटिकल साइड का इकोनॉमिस्ट था, मेरे पास ऐसा कोई मॉडल नहीं है, मुझे नहीं पता कि क्या नंबर होगा। राइट। और मिफ्ता साहब, सिर्फ आखिर में क्योंकि आवाम का एक कंसर्न और स्पेशली बच्चों का कंसर्न है कि मौजूदा हालात को देखते हुए वो जो कोकोमो का पैकेट है जिसमें 4 कोकोमो होते हैं, वो 3 तो नहीं हो जाएंगे महंगाई को देखते हुए? अलीना, आप जैसा कि जानती हैं, मैं जब से मैंने ये सियासत में एंट्री ली है और पब्लिक सर्विस में एंट्री ली है, मैं बिजनेस में बिल्कुल हिस्सा नहीं लेता हूँ। नहीं तो आप यकीन दहानी तो करा सकते हैं तमाम लोगों को? यकीन दहानी जो है वो मैं नहीं करा सकता। यानी कि कमी हो सकती है। थैंक यू सो मच मिफ्ता साहब, बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। साबिक वज़ीर जनाब डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब बात कर रहे थे, और जिस तरह के इक़दामात लिए जा रहे हैं मौजूदा हुकूमत की जानिब से,
जितनी महंगाई इस वक्त नज़र आ रही है, ऑलरेडी आवाम के ऊपर जनरल सेल्स टैक्स का गुज़िश्ता रोज़ 17 से 18% उसको कर देना, 1% का इजाफा, ये महज 1% का इजाफा नहीं, गुज़िश्ता रोज़ हमारे ही प्रोग्राम में डॉक्टर शहबाज ज़ैदी साहब भी कह रहे थे कि ये बढ़ाने को तो आप 45 और 48% पर भी ले के जा सकते हैं, लेकिन ये हल नहीं है। मिफ्ता साहब ने भी जिस तरह से कहा कि जो करने वाले काम हैं, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात आती है, जो प्रॉब्लम्स है, जो आपके कोर प्रॉब्लम्स है, उनको एड्रेस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की तरफ, वो तमाम जो चार्टर इकोनॉमी की बातें होती हैं उसको प्रैक्टिकल बनाने के लिए सबको इकट्ठे होने की ज़रूरत है, स्टेक होल्डर्स का तमाम उस ऑन बोर्ड होने की ज़रूरत है, तमाम स्पेशलिस्ट, वो जो तमाम इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय के साथ इस तरफ आना चाहिए। और ये जो ये सारे इकदाम किए जा रहे हैं, इससे ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन ही है, इससे आवाम पे ही, गरीब आवाम पे ही इसका लोड बढ़ रहा है, बजाय इसके कि आप डायरेक्ट टैक्स से और वो तमाम तबका जो कि इस वक्त टैक्स नेट में नहीं है, उनको फोकस करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम की टीम अलीना शिकी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।